हेलो गाइस। स्वागत है आपका जेपी नर्सिंग गाइडर फैमिली में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ तरुण कुमार, आई हैव डन माई MSc Masters in Science in Nursing from All India Institute of Medical Sciences Jodhpur, and currently I am working as a nursing officer in Dr. RML Hospital New Delhi. Okay, आज अपन जेपी नर्सिंग गाइडर यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डील करेंगे, दैट इज द ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड अपन कुछ MCQs और थ्योरी पोर्शन डील करेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन डील करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड बनने वाले MCQs डील करेंगे, ताकि उस पूरे टॉपिक का अपन एक अच्छे से पोस्टमार्टम कर पाए और उस टॉपिक से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे अछूता ना रह जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे दो पंक्तियां आ रही है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जिन्हें है जिद आसमां पे जाने की, जिन्हें है जिद आसमां पे जाने की, वो परवाह नहीं करते, वो परवाह नहीं करते जमीन पे गिर जाने की। इसी मोटिवेशनल एक थॉट के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। सफलता की कोई अपन कहेंगे शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई एलिवेटर नहीं होता। एलिवेटर्स मीन स्वचालित सीढ़ियां जो होती है उन्हें एलिवेटर्स कहते हैं। तो सफलता की कोई लिफ्ट या फिर ऐसी सीढ़ियां नहीं होती जहां से शॉर्टकट हो सके। सफलता के लिए आपको सीढ़ियां लेनी पड़ेगी जो स्वचालित नहीं है, जिसपे आपको खुद को चलना पड़ेगा। ओके, सो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेप्स। ओके, स्टार्ट करते हैं ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। ट्रेकियोस्टोमी आप सब लोगों ने इसके नाम से भली भांति आप मैं कहूंगा कि रूबरू होंगे कि इसके नाम आपने सुना होगा ट्रेकियोस्टोमी। लेकिन ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड अपन उन टॉपिक्स या फिर उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है। ओके, बात करते हैं ट्रेकियोस्टोमी। व्हाट इज ट्रेकियोस्टोमी? ट्रेकियोस्टोमी होती क्या है? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेकियोस्टोमी इस द जो वर्ड है वो वर्ड ही डिराइव करता है। फर्स्ट वन वर्ड है वो है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब होता है विंड पाइप। ट्रेकिया का मतलब होता है विंड पाइप। विंड पाइप मींस जो आपकी श्वसन नली है, ट्रेकिया, उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। और स्टोमी, दो वर्ड होते हैं अपनी मेडिकल साइंस में, एक तो होता है स्टोमी, एक होता है एक्टोमी। दोनों का डिफरेंशिएट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। एक्टोमी अपने यहाँ पर अभी यूज नहीं आ रहा है, पर स्टोमी का मतलब क्या है और एक्टोमी का मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन दूर होना बहुत ही जरूरी है। स्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग, आर्टिफिशियल सर्जिकल ओपनिंग, एक इंसिजन क्रिएट किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टोमी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेकियोस्टोमी, फॉर एग्जांपल ट्रेकियोस्टोमी, ओके, कोलेस्टोमी। ओके, ट्रेकियोस्टोमी, कोलेस्टोमी, ये वह मैं कहूंगा कि प्रोसीजर है या फिर वह थिंग्स है जो कि एक आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करके बनाई जाती है। और एक्टोमी, एक्टोमी का मतलब क्या होता है? एक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जिकली उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर थिंग को रिमूव कर दिया जाता है। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव। ओके, लाइक अगर एक्टोमी का एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस वर्ड के पीछे एक्टोमी लगा हो, पीछे का मतलब होता है उसके सफिक्स के अंदर लगा हो। एक्टोमी जैसे कि एक होता है कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि गॉल ब्लेड ही रिमूव कर दिया जाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी। इसके पीछे एक्टोमी लगा हुआ है, इसके पीछे एक्टोमी लगा हुआ है। इस एक्टोमी का मतलब होता है उस रिमूव कर दिया। कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि गॉल ब्लेडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। तो आई थिंक यहां पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया को ओपनिंग कर दी गई है, एक सर्जिकल ओपनिंग कर दी गई है ट्रेकिया के अंदर। और एक वर्ड होता है एक्टोमी, जिसका मतलब होता है उसको रिमूव करना। हम यहाँ पर एक्टोमी नहीं पढ़ रहे हैं, एक्टोमी जस्ट आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की टॉपिक, इस वर्ड से रिलेटेड और क्या चीजें मिलती है। ओके, ट्रेकियोस्टोमी इज द आर्टिफिशियल और सर्जिकल ओपनिंग इन द ट्रेकिया टू फैसिलिटेट टू वेंटिलेशन। ओके, वेंटिलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए पेशेंट अगर वेंटिलेशन में पेशेंट की दिक्कत आ रही है, ओके, पेशेंट अगर रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, तो उस टाइम एक सर्जिकल ओपनिंग की जाती है, सर्जिकल प्लांट वुंड किया जाता है, जिसे हम ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। ओके, ट्रेकियोस्टोमी इज द आर्टिफिशियली सर्जिकल ओपनिंग फ्रॉम द ट्रेकिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी की इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं।
कि किन किन चांसेस में ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, इंडिकेशंस ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी। ओके, अगर सर्जिकल ओपनिंग कर रहे हैं ट्रेकिया के अंदर तो वो किन किन कंडीशंस के अंदर हमको ये लगेगा, या फिर मेडिकल जो सर्जन होगा उसे ये लगेगा कि इसमें ट्रेकियोस्टोमी की जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं इंडिकेशंस में कहूंगा, अगर पेशेंट को कुछ रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दिक्कत है, इसका मतलब अगर पेशेंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, लाइक अगर नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो पेशेंट की रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाएगी। पेशेंट के अगर नोज, थ्रोट, माउथ के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो गई है तो उस टाइम पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। पेशेंट के अगर ब्रेन के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंप्रेस कर रहा है या फिर पेशेंट वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, उस टाइम मैं कहूंगा कि पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी की जानी चाहिए। अगर पेशेंट एटी ट्यूब, जिसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, एटी ट्यूब इंटॉलरेंस है तो उस कंडीशन में भी ट्रेकियोस्टोमी की जाएगी। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे जनरली आईसीयू के अंदर जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तब वेंटिलेटर पे ले जाता है, और 7 डेज से अगर ज्यादा वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जा रहा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी एडवाइस की जाती है। क्यों? पेशेंट को ज्यादा दिन तक एटी ट्यूब रखने से वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है। उस कंडीशन में पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी एडवाइस की जाती है ताकि वो वेब से और बाकी जो डायरेक्टली अगर पेशेंट का लंग्स जो एक्सपोजर है उससे बच पाए। ओके, सो दीज आर द ऑल इंडिकेशंस टू परफॉर्म द ट्रेकियोस्टोमी। ओके, सो ट्रेकियोस्टोमी की जाती है तो ट्रेकियोस्टोमी से मैं कहूंगा कि ये ट्रेकियोस्टोमी का ये पर्टिकुलरली जो ट्यूब होती है, ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में अपन जानेंगे कि ये ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ये कहां पर लगती है। सो इस ट्यूब के पार्ट्स की बात करूं तो पहले जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी टाई स्टिंग्स है, जो ये आप देख रहे हो ये ट्रेकियोस्टोमी टाई स्टिंग्स है। उसके बाद में ये है जो इसे फ्लैंक्स कहते हैं, जहां पर ये ट्यूब होल होती है। आउटर कैनुला होता है, देन कफ होता है, देन इसका इनर कैनुला होता है जहां पर अंदर होता है इनर कैनुला, होलो इनर कैनुला। देन इसके अंदर इनर कैनुला के अंदर ऑब्टूरेटर होता है। ऑब्टूरेटर का काम क्या होता है? एज ए गाइड वायर, जैसे अपन किसी भी प्रोसीजर में गाइड वायर यूज करते हैं वैसे ऑब्टूरेटर गाइड एक देता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को। देन ये जो कफ होता है ये एक बैलून से कनेक्टेड होता है जिसे पायलट बैलून कहते हैं, और पायलट बैलून के वन वे वॉल होता है। ओके, अपन प्रोसीजर में देखेंगे कि ये कैसे लगाया जाता है और कैसे किया जाता है। यहाँ इन्फ्लेशन ट्यूब होती है और पायलट बैलून से जो कि कनेक्टेड होती है। ओके, ये पायलट बैलून से जब एयर प्रेस की जाएगी तब ये कप को इन्फ्लेट करेगा, और कप को इन्फ्लेट करने से ये जो ट्यूब है वो होल्ड रहेगी उस पर्टिकुलर पोजीशन में। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जिसे पेशेंट के अंदर टू बी इम्प्लांटेड। ओके, जो कि पेशेंट के अंदर सर्जिकली की जाएगी प्लांट इंसिजन के थ्रू। ओके, सो अब बात करें कि ट्रेकियोस्टोमी जो होती है उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, कि किन किन परिस्थितियों में ये ट्रेकियोस्टोमी चूज की जाती है। ओके, सो ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन मैं कहूंगा, जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट वन इज द इमरजेंसी इन प्रोसीजर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे तो इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी समटाइम इमरजेंसी कंडीशंस में भी प्लांट की जाती है। एंड सेकेंड वन इज द प्रोफाइलैक्टिक, मैं कहना चाहूंगा इमरजेंसी एंड प्रोफाइलैक्टिक, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर ट्रेकियोस्टोमी इमरजेंसी केसेस में की जा रही है जिसमें कि पेशेंट के लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है उसके अंदर कोई इंजरी हो गई, पेशेंट वहां से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्रेकिया को फैसिलिटेट करेंगे वेंटिलेशन देने के लिए, ब्रीथिंग देने के लिए। उस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी की जाएगी। प्रोफाइलैक्टिक के अंदर प्लांट होते हैं, प्लांट इन द सेंस अगर कोई ट्यूमर है, लाइक पेशेंट का ओरल कैंसर हो गया है, पेशेंट का थ्रोट कैंसर हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रेकियोस्टोमी होगी, जो ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर होगा वो एक प्लांट होगा, क्योंकि सर्जन लाइक द ऑन्को सर्जन हैज टू परफॉर्म द ट्यूमर रिसेक्शन। ओके, सो ट्यूमर को निकालना है सर्जन को, तो ट्यूमर को निकालेगा सर्जन, तो उसका जो अपर रेस्पिरेटरी का अपर जो माउथ का नेक का एरिया है वह सर्जिकल प्रोसीजर में जाएगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करके फैसिलिटेट करनी पड़ेगी वेंटिलेशन के लिए। ओके, सो दैट इज द प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब अगर 7 दिन पहले से भी प्लान है, 2 दिन 3 दिन पहले से भी प्लान है, तो वो प्रोफाइलैक्टिक में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो नेक्स्ट वन इज द टेम्परेरी एंड परमानेंट। समटाइम द ट्रेकियोस्टोमी इज द
टेम्परेरी प्रोसीजर एंड सम टाइम इट कुड बी द परमानेंट। ओके, सो अगर ट्रेकेस्टोमी टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए किया जा रहा है, मतलब कि जब वो प्रोसीजर चल रहा है उसके बाद 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद उस ट्रेकेस्टोमी को क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, उस वुंड को क्लोज कर दिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इट इज द टेम्परेरी। और अगर कोई ऐसी सर्जरी मेजर हुई है या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया पेशेंट को जिसके अंदर से पेशेंट अपर रेस्पिरेटरी से या फिर पेशेंट का पर्टिकुलरली जो ये पार्ट होता है वही रिमूव करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर परमानेंट ट्रेकेस्टोमी भी हो सकती है, पेशेंट को एडवाइस की जा सकती है, उसे हम कहेंगे परमानेंट। परमानेंट को क्लोज नहीं करेंगे, फिर लाइफ लॉन्ग तक पेशेंट को रेस्पिरेशन ट्रेकेस्टोमी के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। ओके, सो थर्ड वन के अंदर जाएंगे। थर्ड वन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेकेस्टोमी, दैट इज द कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड एंड अनकफ्ड का मतलब होता है कि अगर ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब है वो अगर कप वाली यूज की जाती है तो उसे हम कहेंगे दैट इज द एक्चुअली द टाइप ऑफ द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। अपन ये जो डील कर रहे हैं इसको अलग सेक्शन में लेना चाहूंगा मैं, कफ्ड एंड अनकफ्ड। ये एक्चुअली टाइप के अकॉर्डिंग है, कफ्ड एंड अनकफ्ड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन टाइप के अकॉर्डिंग देखे ट्यूब के, तो कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड का मतलब होता है कि अगर ये जो ट्यूब है इसके यहां पर कफ लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कफ्ड ट्रेकेस्टोमी, और कफ नहीं है तो अनकफ्ड ट्रेकेस्टोमी। ओके, सो यू मे आस्क अबाउट व्हाई वी यूज कफ एंड व्हाई वी यूज अनकफ्ड, मतलब दो अलग अलग कैटेगरी क्यों है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अनकफ्ड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब यूज की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडल्ट्स के अंदर जनरली क्या होता है कि जो ट्रेकेस्टोमी डाली जाती है, इंसर्ट की जाती है, तो उसको फिक्स करना ट्रेकिया के अंदर एक चुनौती होती है, क्योंकि अगर जब तक ट्रेकिया के अंदर ये ट्यूब फिक्स नहीं होगी तब तक वह ट्रेकिया के अंदर मैं कहूंगा आसपास के एरिया को टच करेगी, तो उससे पेशेंट को काफी परेशानी होगी, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन होता है उससे, तो पेशेंट को काफी पेन होता है और काफी परेशानियां होती है। ओके, सो एडल्ट के अंदर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाल के ये जो कफ है इसको ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लेट किया जाता है। कफ को इन्फ्लेट करेंगे तो उसके बाद एक ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है वो फिक्स हो जाएगी वहां पर, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं अंदर, तो इसे हम कहेंगे इस तरह के ट्यूब को हम कहते हैं कफ्ड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। सेकंड होती है अनकफ्ड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। तो अनकफ्ड बच्चों में यूज होगी। बच्चों में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बच्चों का जो एपिग्लोटिस का पर्टिकुलरली एरिया है वो एपिग्लोटिस का एरिया उस ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के लिए कफ का एक तरह से रोल प्ले करता है, क्योंकि उनका एपिग्लोटिस का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वहां उस एपिग्लोटिस का एरिया उसे पकड़ के रखता है। यहाँ पर जो ट्रेकिया के अंदर जो होता है नीचे वाला एपिग्लोटिस, सॉरी एपिग्लोटिस के नीचे वाला एरिया ट्रेकिया की जो साइज होती है वह पकड़ के रखेगा उसे। एपिग्लोटिस का एरिया वहां एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर होल्ड करके रखेगा, तो ये पकड़ के रखेगा, तो यहाँ पर ये जो होगी वो अनकफ्ड यूज होगी। ओके, सो कफ्ड एंड अनकफ्ड। नेक्स्ट वन मैं कहूंगा अगर ट्यूब के अकॉर्डिंग देखे तो दैट इज द फेनिस्ट्रेशन एंड अनफेनिस्ट्रेशन। सो फेनिस्ट्रेटिंग, some tracheostomy tubes are the fenestrating and some are the unfenestrating. Okay, so क्या मतलब होता है fenestrating and unfenestrating का मतलब? फेनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर जैसे कि ये ट्यूब स्पेसिफिक फेनिस्ट्रेशन के लिए है, तो जैसे कि ये वाली जो ट्यूब है वो इस तरह से पेशेंट के अंदर इन्फ्लेंट की जाती है। आई विल शो यू इमेज। इस तरह से पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट की गई है। ओके, तो ये बेसिकली जो ट्यूब पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर डाली गई है, ये ट्यूब डालने के बाद पेशेंट विल नॉट एबल टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। तो पेशेंट जब बोल नहीं पाएगा तो एक ट्यूब का स्पेसिफिक रीजन बनाया जाता है। पेशेंट क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि पेशेंट का जो वॉइस प्रोडक्शन करता है वो लैरिंग्स यहाँ पर होता है, और लैरिंग्स से नीचे ही एयर को फैसिलिटेट कर दिया है। तो जो एयर होगी, जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के लिए जो एयर जाएगी ब्रीथिंग के लिए, वो यहीं से जाएगी, यहीं से निकलेगी। पेशेंट की ब्रीथिंग की जो होगा वेंटिलेशन का वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि वो जो एयर है वो यहीं से एक्सक्रीट आउट जाएगी, उसके कारण से पेशेंट का जो वॉइस बॉक्स तक वो एयर वापस नहीं आ पाएगी, जिसके कारण पेशेंट विल नॉट एबल टू स्पीक। सो इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए एक
स्पेसिफिक टाइप की ट्रेकियोस्टोमी बनाई गई जिसके अंदर की यहाँ पर जो यह पर्टिकुलर एरिया है वहां पर एक फेनिस्ट्रेशन बनाया गया। फेनिस्ट्रेशन का मतलब एक छेदनुमा पोर टाइप बनाया गया जिससे कि पेशेंट यहाँ पर अगर फेनिस्ट्रेशन होगा देन पेशेंट विल एबल टू स्पीक, मतलब कुछ पोर्शन एयर का ऊपर भी जाएगा जिसके कारण पेशेंट वॉइस प्रोड्यूस कर पाएगा, पेशेंट विल एबल टू स्पीक, पेशेंट बोल पाएगा। ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फेनिस्ट्रेशन और अनफेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, या फिर समटाइम इसे नॉन फेनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, नॉन फेनिस्ट्रेटिंग। सो फेनिस्ट्रेटिंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, अनफेनिस्ट्रेटिंग या फिर नॉन फेनिस्ट्रेटिंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जिसको कि लगाने से पेशेंट विल एबल टू स्पीक। ओके, सो ये मैं कहूंगा कि एक क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ द ट्यूब के अकॉर्डिंग ये कफ्ड, अनकफ्ड और फेनिस्ट्रेशन, अनफेनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन हो गया है। ओके, ये भी वही पार्ट है जो उसमें मैंने पार्ट बताए थे, बस इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर एक फेनिस्ट्रेशन एक न्यू वर्ड आया है तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना था। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब किसी के लगेगी तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर के अंदर बात करेंगे कि व्हाट कुड बी द पोजीशंस गिवन टू द पेशेंट्स व्हाइल द डूइंग द ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर, लाइक द पोजीशंस कि पेशेंट को कौन सी दी जाएगी, कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पेशेंट को जब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट की जा रही है। तो जनरली ट्रेकियोस्टोमी, जनरली क्या, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब मस्ट बी इंसर्टेड इन द ऑपरेशन थिएटर ओनली विद द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। ओके, देन द पोजीशन ड्यूरिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और ड्यूरिंग द प्रोसीजर दैट शुड बी द रोज पोजीशन। मैं कहूंगा रोज पोजीशन। ये रोज पोजीशन का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, देन दैट इज द रोज पोजीशन। देन अगर रोज पोजीशन को ही मैं आगे एलोबरेट करूंगा तो दैट इज द सुपाइन विथ, रोज किसे कहते हैं तो रोज का अनदर नेम या फिर रोज की जगह ये नाम भी आ सकता है, दैट इज द सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। सुपाइन के साथ में नेक का हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो वो हो जाएगी पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो दैट विल बी द पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ओके, सो प्रोसीजर अब कैसे होगा, कहां पर इंसर्ट होगी। सो द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहां पर इंसर्ट होगी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विल बी द इंसर्टेड बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकिया, बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ द ट्रेकिया, सेकेंड एंड थर्ड रिंग। जो ट्रेकिया की रिंग होगी वह उसमें सेकेंड और थर्ड रिंग के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब परफॉर्म की जाएगी। सेकेंड और थर्ड रिंग के अंदर जो ट्रेकिया के जो आउटर सरफेस के ऊपर रिंग होती है, sometimes it can be performed in first and second and sometimes it can be performed in the third and fourth, between third and fourth। अगर सेकेंड और जो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट की जाएगी तो उसे हम कहेंगे हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में की जाएगी तो उसे हम कहेंगे हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी, और अगर थर्ड एंड फोर्थ के बीच में की जाएगी तो क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे लो रिंग। लोकेशन के अकॉर्डिंग हाई रिंग एंड लो रिंग। ओके, सो जनरली बेसिकली कॉमनेस्ट कहां पर की जाती है, दैट इज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ द ट्रेकिया। सो ट्रेकियोस्टोमी विल बी द परफॉर्म बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड रिंग ऑफ द ट्रेकिया, बट समटाइम इट कुड बी परफॉर्म इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इन सम सर्कमस्टेंसेस। ओके, सो बात करते हैं इसकी लोकेशन हो गई कि कहां पर ये परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद रिंग को इंसर्ट कैसे करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कैसे करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेकियल डायलेटर, जिससे कि ट्रेकिया डायलेट किया जाता है। ट्रेकिया डायलेट करने के बाद में इस रिंग को यहाँ पर सबसे पहले बैलून को बाहर से ही एक बार चेक किया जाता है कि ये जो कप है वह कप इन्फ्लेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह कप कहीं लीक तो नहीं है। तो जो ये कप है, इस कप को यहाँ पर बाहर ही एक बार इंसर्ट करने से पहले चेक करेंगे वॉल के अंदर डाल के। उसके बाद वापस सिरिंज से जो एयर होगी वह उसको बाहर निकालेंगे। ओके, सो वन वे वॉल होता है, अगर सिरिंज को बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद लॉक हो जाती है एयर इसमें, और ये भी जनरली एयर से फिल्ड रहता है ताकि ये यहाँ से पता चलता है कि कितना प्रेशर कप के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
इस ट्यूब को, पूरी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को, इनर कैनुला इसके अंदर रहेगा, उसके अंदर ऑब्टूरेटर रहेगा। ऑब्टूरेटर इस गाइड वायर की तरह काम करेगा। पूरे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर खोल के यहां से अंदर इंसल्ट किया जाएगा। अंदर इंसल्ट किसके साथ किया जाएगा? ऑब्टूरेटर के साथ किया जाएगा। ऑब्टूरेटर को क्यों यूज करेंगे, इसका क्या रोल है? ऑब्टूरेटर का सेम वैसा ही रोल है जैसा कि आपके कैनुला के अंदर जो अंदर शाफ्ट वाला एरिया होता है जिसमें कि स्लेट होता है, जो मैं कहूंगा कि मेटल वाला पोर्शन जो सिरिंज होती है ना, स्लेट होता है जिसके के अंदर कैनुला के अंदर, उसका जो रोल है वही यहां पर ऑब्टूरेटर का रोल है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लास्टिक ट्यूब होती है जो कि मुड़ सकती है, अंदर जाके बेंड हो सकती है, प्रॉपर पोजीशन में नहीं जा सकती है, तो उसकी वजह से ये ऑब्टूरेटर यूज होता है। ऑब्टूरेटर एक प्लास्टिक का बना होता है जो कि इस ट्यूब को ब्लॉक रखता है। तो जैसे ही इस ट्यूब को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है वैसे ही ऑब्टूरेटर को बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट करने के बाद तुरंत ही अगर ऑब्टूरेटर को कप इन्फ्लेट करने के बाद निकालेंगे बाहर, अगर कप इन्फ्लेट करने के बाद ऑब्टूरेटर को बाहर नहीं निकाला तो पेशेंट विल नॉट एबल टू ब्रीथ, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट के ट्रेकिया को आपने ब्लॉक कर दिया है। अब ट्रेकिया को ब्लॉक कर दिया है तो जो ब्लॉक वाला पोर्शन है, ऑब्टूरेटर है प्लास्टिक वाला, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब चेंज करने के ड्यूरिंग भी यही किया जाता है। जो ऑब्टूरेटर वाला पोर्शन होता है वह इंसर्ट करने के ड्यूरिंग, यहां अंदर ऑब्टूरेटर वाला पोर्शन रहता है, इंसर्ट करने के ड्यूरिंग ऑब्टूरेटर वाला पोर्शन अंदर रहता है, इंसल्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में सिरिंज से एयर को पुश कर दिया जाता है और कप को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। जो कप वाला पोर्शन है इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, जिसके कारण ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अपनी जगह पे, अपनी लोकेशन पे फिक्स हो जाती है। उसके बाद में फिक्स होते ही तुरंत के तुरंत इन कपल ऑफ सेकेंड्स द ऑब्टूरेटर विल बी पुल्ड आउट। ओके, ऑब्टूरेटर को बाहर खींच लिया जाता है और पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द हाउ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विल बी द इंसल्टेड इन द पेशेंट। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे कि आफ्टर द पोजीशन व्हाट, आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर व्हाट पोजीशन शुड वी शुड प्रोवाइड टू द पेशेंट। ओके, पेशेंट की अगर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म हो गई है उसके बाद में पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाती है। आफ्टर प्रोसीजर हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर की क्यों की जाती है? क्योंकि पेशेंट को कोई रेस्पिरेशन में दिक्कत ना हो, पेशेंट वेंटिलेशन है अपना वो प्रॉपर कर पाए, पेशेंट्स की सिक्रेशंस वगैरह अंदर न जाए, पेशेंट को निमोनिया वगैरह ना हो, पेशेंट कंफर्ट महसूस कर सके इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेस्पिरेशंस। ओके, सो आफ्टर द प्रोसीजर वी विल प्रोवाइड द हाई फाउलर पोजीशन टू द पेशेंट। ओके, so these two are the repetitive competition exam questions ki during the procedure the position given, that is the rose and supine position with the hyper extension of the neck, and after the procedure the position will be the provided, that is the high Fowler position। ओके, सो बात आती है कि प्रोसीजर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? तो प्रोसीजर होने के बाद जो मैं कहूंगा कि सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर द प्रोसीजर, नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर द प्रोसीजर, दैट इज द सक्सनिंग। अगर किसी के ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म हुई है और सक्सनिंग तो उसके हर 2 घंटे में करनी ही है, क्योंकि आफ्टर द प्रोसीजर सक्सनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी शुड कीप इन माइंड, बिकॉज विदाउट द सक्सनिंग पेशेंट कैन गो इनटू द रेस्पिरेटरी फेलियर और द रेस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है पेशेंट को। ओके, सो सक्सनिंग कैसे करता है, क्या करते हैं, इनिशियली किस इंटरवल में करते हैं? सो फर्स्ट 24 आवर, मैं कहूंगा कि फर्स्ट 24 आवर्स पेशेंट को हर 30 मिनट्स में सक्सनिंग होनी जरूरी है। जो पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी हुई है उसके फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द ओटी एवरी 30 मिनट्स वी शुड डू सक्सनिंग, and after 24 hours, after 24 hours means from the second day we can do from 2 hourly, so फिर 2 hourly के बेसिस पे हम सक्सनिंग कर सकते हैं from the second day। ओके, बट फर्स्ट 24 hours अगर पूछ लिया जाए कि पहले 24 घंटे में पेशेंट को in how much interval we should go for suctioning in first 24 hours of the tracheostomy tube, then the answer will be the 30 minutes, and after that
every 2 hourly we should go for suctioning. ओके, सो ये तो हो गई कि कब कब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सक्सनिंग करनी चाहिए, ये हो गया आपका टाइम. उसके बाद सक्सनिंग करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए. सक्सनिंग स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करना है. पेशेंट को जब वेंटिलेशन पे रखते हैं तो वहां पर हाइपर ऑक्सीजनेशन का एक मोड आता है जिसके थ्रू वी हैव टू डू 100% ऑक्सीजन टू द पेशेंट फॉर द इंटरवल फॉर द 2 मिनट्स. आई विल से 2 मिनट्स. पेशेंट को 2 मिनट तक फुल 100% ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद में सक्शनिंग करनी है. क्योंकि सक्शन के अंदर क्या होगा, सक्शन के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा. क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर के थ्रू पेशेंट्स के जो सीक्रेशंस है वो सीक्रेशंस बाहर आएंगे, और सीक्रेशंस जब बाहर आएंगे तो उसके साथ में पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वह एयर भी ट्रेकिया के अंदर वाली बाहर आएगी और पेशेंट को ऑक्सीजन डिप्राइव होगी. ऑक्सीजन डिप्राइव होगी तो उससे पहले ही हाइपर ऑक्सीजन करके रखना पड़ता है ताकि अपनी 5 से 10 सेकंड की सक्शनिंग को पेशेंट झेल पाए. ओके, सो इसी के साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है कि सक्शनिंग कितने टाइम के लिए करते हैं. सो द सक्शनिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10 सेकेंड. सो 5 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ऊपर तो किसी भी हाल में सक्शनिंग नहीं करनी है, भले ही उसके सीक्रेशंस बाहर आए हो, भले ही उसके सीक्रेशंस बाहर ना आए हो. अगर सीक्रेशंस बाहर ना आए हो, इफ सम सीक्रेशंस आर लेफ्ट बिहाइंड after 10 seconds of suctioning, then we should go for another suctioning after some time, after the hyperoxygenation of the patient and after the 5 to 10 minutes. Okay, so अगर किसी पेशेंट के सिक्रेशंस बाहर 10 सेकंड में नहीं आते हैं तो उसके बाद उनको वैसे ही अपन जितने आए हैं उन्हीं को सक्शनिंग करके अपन वापस पेशेंट को ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे. उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंतराल के बाद वापस से वी कैन डू सक्शनिंग. ओके, तब तक पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करेंगे. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सक्शनिंग किस ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं करनी है. तो दैट द क्वेश्चन, द आंसर विल बी द 10 सेकंड. ओके, सो 10 सेकंड अगर वन वर्ड में पूछे तो 10 सेकंड, अगर रेंज पूछे तो 5 to 10 सेकंड्स. ओके, सो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सक्शनिंग. देन आफ्टर दैट आई विल से अगर पेशेंट का 10 सेकंड से ज्यादा सक्शनिंग हो गई तो क्या होगा. That will be the patient will go in the hypoxia. क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया के साथ साथ पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी हो जाएगा, जिसका रीजन वेगस नर्व का स्टिमुलेशन भी रहेगा और हाइपोक्सिया भी रहेगा. ओके, सो पेशेंट को हाइपोक्सिया भी होगा, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी होगा. ओके, अगर सक्शनिंग 10 सेकंड से ज्यादा जारी है. नोट कर लो, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, आएंगे श्योर. यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेकियोस्टोमी में, और कहीं से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी से रिलेटेड यही क्वेश्चंस बनते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम में. ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि अगर सक्शनिंग कर रहे हैं तो सर सक्शनिंग का प्रेशर भी बता दीजिए कि किस प्रेशर पे सक्शनिंग करनी चाहिए. मर्जी से थोड़ी करेंगे. एडल्ट के लिए, इन्फेंट के लिए, चाइल्ड के लिए कुछ तो प्रेशर का रेंज रहेगा कि उन प्रेशर के अंदर, उस रेंज के अंदर सक्शनिंग करेंगे. तो सक्शनिंग जनरली जो पोर्टेबल जो सक्शन मशीन होता है या तो उससे करेंगे, या फिर जो वॉल माउंटेड सक्शन मशीन होता है उससे करेंगे. ओके, सो पोर्टेबल सक्शन मशीन होता है, पोर्टेबल या फिर वॉल माउंटेड, उसके अंदर कुछ रेंज होती है सक्शन के प्रेशर की. ओके, सो क्या रेंज होगी. मैं बात करूं एडल्ट की, तो एडल्ट का जो सक्शन प्रेशर होगा वो 100 से 100 to 120 mm of Hg. बात करें अगर चाइल्ड की, तो चाइल्ड की बात में 80 to 100 mm of Hg. देन बात करें इन्फेंट की, देन 60 to 80 mm of Hg. जो ये रहेगा सक्शन प्रेशर किसका, एडल्ट के अंदर रहेगा 100 से 120 mm of Hg रहेगा सक्शन प्रेशर. चाइल्ड के अंदर 80 to 100 रहेगा, इन्फेंट के अंदर 60 to 80 रहेगा. ओके सर, सक्शन कर रहे हैं तो सक्शन के साथ में सक्शन कैथेटर का साइज भी बता दो कि किस सक्शन कैथेटर से करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है एडल्ट, इन्फेंट, चाइल्ड तीनों के अंदर अलग अलग सक्शन कैथेटर यूज करेंगे. तो आपको वही धमाकेदार कंटेंट के साथ बात करेंगे कि इन्फेंट के अंदर जो साइज रहेगी सक्शन कैथेटर की, वह साइज रहेगी 5 से 8 फ्रेंच. 5 से 8 फ्रेंच, 5 to 8 फ्रेंच. ओके, सो सर ये फ्रेंच क्या चीज आ गई. नहीं, सो फ्रेंच इज ए जनरली
आउटर डायमीटर ऑफ द दैट कैथेटर। फ्रेंच का मतलब होता है, वैसे तो एक फ्रेंच का मतलब जो 3 फ्रेंच होता है उसका मतलब 1 mm होता है। जो 3 फ्रेंच मिलके 1 mm का डायमीटर बनाते हैं, और जो 5 to 8 फ्रेंच है, इसका मतलब जो फ्रेंच का मतलब रहेगा बेसिकली वो आउटर डायमीटर रहेगा। सो इट कुड बी द क्वेश्चंस कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंच रिप्रेजेंट किसे करता है? फ्रेंच रिप्रेजेंट करता है आउटर डायमीटर ऑफ एनीथिंग। अगर किसी भी कैथेटर की साइज फ्रेंच में दी गई है तो उसका मतलब है कि वह उसका आउटर डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड के अंदर क्या साइज का रहता है सक्शन कैथेटर? तो चाइल्ड के अंदर रहता है 8 से 10 फ्रेंच। बात करें एडल्ट की, सक्शन कैथेटर की साइज एडल्ट के अंदर रहता है 12 से 18 फ्रेंच। 12 से 18 फ्रेंच। तो ये होगी साइज के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग सक्शन का मैकेनिज्म कि सक्शन को हमें कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे कि ये रह गई कि सक्शन कैथेटर की साइज क्या होती है। अब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की क्या क्या साइज होती है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की भी साइज होती है। सो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स है, मैं यहां पर लिखूंगा टीटी ट्यूब। टीटी ट्यूब की जो बेसिकली साइज होती है, एडल्ट के अंदर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगेगी वह लगेगी 7 to 10 mm की। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर जो रेंज रहेगी वह रहेगी 4 to 7। देन इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट के अंदर जो रहेगी वो रहेगी लेस देन 4। ओके, सो जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रहेगी वह ट्यूब का भी कुछ साइज होती है। जैसे कि एडल्ट के अंदर आपने, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में कभी देखा होगा तो 7.5, 8, 8.5, 9 इस टाइप की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की साइज रहती है। तो वो साइज डिनोट करती है इंटरनल डायमीटर। किसको डिनोट करती है? इंटरनल डायामीटर। इंटरनल डायामीटर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की साइज इंटरनल डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो mm में है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सक्शन कैथेटर की साइज है वो आउटर डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो उसकी साइज फ्रेंच में है, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि हु विल बी सिलेक्टेड। ओके, सो यहां पर इंटरनल डायमीटर, टीटी ट्यूब की साइज इंटरनल डायमीटर डिटरमाइन करेगा। ओके, देन उसके बाद अपन बात करते हैं कि सर ये ट्रेकियोस्टोमी लगा भी दिया, सक्शन भी कर दिया, ये बता दीजिए कि इस कप का प्रेशर कितना होता है। तो इस कप का भी पर्टिकुलरली प्रेशर होता है कितना? इस कप का प्रेशर जो रहता है उसकी रेंज रहती है 20 to 25 mm of Hg। ओके, सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द कप, जिसका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का, जिसका कि कप का प्रेशर रहेगा। कप का प्रेशर कैसे मापेंगे? कप का प्रेशर मापेंगे हेल्ड होल्डेड मैनोमीटर। एक मैनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, मैनोमीटर, जिसके थ्रू अपन इस कप का प्रेशर मापेंगे। किससे कनेक्ट करके मापेंगे? यहां पायलट बैलून के यहां से कनेक्ट होगा मैनोमीटर का एक पोर्ट, और वहां से अपन को पता चलेगा इस कप का प्रेशर कितना है। अगर कप का प्रेशर कम है तो अपन को एयर इन्फ्लेट करनी पड़ेगी, अगर कप का प्रेशर ज्यादा है तो एयर को डिफ्लेट करनी पड़ेगी, कप को थोड़ा सा डिफ्लेट करना पड़ेगा। ओके, सो 20 to 25 mm of Hg रहेगा कप का प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सक्शन करेंगे तो सक्शन की टेक्निक क्या होगी। तो ड्यूरिंग द सक्शन, यहीं के अंदर इसी प्रोसीजर के अंदर ही अपन देख रहे हैं कि सक्शन की जो टेक्निक होगी वह क्या होगी। तो याद रखिएगा, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सक्शनिंग की जाती है उसके लिए सक्शन कैथेटर को ब्लॉक करके समटाइम, अभी यहां पर जो सक्शन जो कैथेटर होती है वहां पर एक पोर भी आ रहा है, तो उसको ब्लॉक करके इंसर्ट कर दी जाती है। इंसर्ट करते टाइम जब कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं तब सक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, तब प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। प्रेशर अप्लाई हमेशा विड्रॉल करते समय करेंगे, जब कैथेटर को बाहर निकालेंगे उस ड्यूरिंग प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, सो जब भी सक्शन करेंगे ये बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इंसर्जन ऑफ द कैथेटर वी विल नॉट अप्लाई द प्रेशर ऑन द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ओके, जो बीच में जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर आप जब कैथेटर डाल रहे हो तब
प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर अप्लाई कब करना है, बाहर निकालते समय। रोटेटिंग मूवमेंट में कैथेटर को बाहर निकालना है, प्रेशर अप्लाई करके बाहर निकालना है। 10 सेकेंड से ज्यादा का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ओके, सो एक कोट और मुझे याद आ रहा है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ओके, सो याद रखिएगा जिंदगी में कि ग्रेट थिंग्स जो होती है, जो बड़ी चीजें होती है, वह कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती है। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और ग्रेट थिंग्स की तरफ बढ़िए। अगर ग्रेट थिंग्स को अचीव करना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़िए। ओके, सो बात करते हैं ट्रेकिस्टोमी के बारे में। सब कुछ आपसे डिटेल में अच्छे से डिस्कस हो गया है। उसके बाद अगर कुछ बात रह गई है तो वो अपन एमसीक्यू टॉपिक में कवर करेंगे। सो बात करते हैं, एक लास्ट में एक नाम आता है एग्जाम में, फ्रीक्वेंटली हर दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डीकैनुलेशन किसे कहते हैं। सो सोचिए, डीकैनुलेशन किसे कहते हैं। सोच रहे होंगे आप, जैसा कि मुझे लग रहा है कि कैनुला का रिमूव करना डीकैनुलेशन कहते हैं। कौन सा कैनुला, 22 गॉज 20 गॉज, उसको? जी नहीं, बिल्कुल गलत। डीकैनुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना डीकैनुलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली आता है। डीकैनुलेशन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, उसे हम कहते हैं डीकैनुलेशन। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है डीकैनुलेशन कहते हैं। न इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डीकैनुलेशन का मतलब कैनुला से निकाल लेते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ओके, सो बात करते हैं कि इसको क्लीन करने के लिए कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सॉल्यूशंस वगैरह नहीं होते हैं। जनरली NH से या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से या फिर H2O2 से क्लीन कर दिया जाता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को। इनर कैनुला को निकाल के क्लीन कर दिया जाता है। इनर कैनुला को अच्छे से निकाल के क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद रही स्टोमा केयर। स्टोमा केयर जो होता है, यहाँ पर ये आप दिखेगा स्टोमा केयर किससे किया जाता है? स्टोमा केयर वैसलीन से और एंटीबायोटिक से किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आने वाला क्वेश्चन है। स्टोमा केयर किससे किया जाता है? वैसलीन से या फिर एंटीबायोटिक से किया जाता है। वैसलीन से या फिर एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक से या फिर वैसलीन से स्टोमा केयर किया जाता है। स्टोमा मीन्स आसपास का एरिया को, यहाँ जो सर्जरी हुई है उस वुंड के आसपास का एरिया, उसको किससे ड्रेसिंग की जाएगी? तो वहां वुंड के आसपास है तो वैसलीन या फिर एंटीबायोटिक्स लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा कि ट्रेकियोस्टोमी कंप्लीट हो गया, उसके बाद में पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ट्रेकियोस्टोमी कंप्लीट होने के बाद में ट्रेकिया स्टेनोसिस हो सकता है। ट्रेकिया स्टेनोसिस का मतलब होता है कि ट्रेकिया की नैरोइंग, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। सो कॉम्प्लिकेशंस कुड बी द ट्रेकियल स्टेनोसिस, ट्रेकियल स्टेनोसिस। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा, फिस्टुला हो सकता है, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला का मतलब है कि ट्रेकिया और इसोफेगस के अंदर, इसोफेगल जस्ट बिहाइंड ट्रेकिया के लाई करती है, तो इन दोनों के बीच में एक एब्नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है, उसे हम ट्रेकिया इसोफेगल फिस्टुला कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ट्रेकियोस्टोमी के बाद में। ट्यूब क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अगर ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो भी ट्यूब को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में है ट्यूब डिसलॉजमेंट हो सकता है। डिसलॉजमेंट मतलब ट्यूब अपनी जगह से डिसलॉज हो गई है। ठीक है, तो दीज आर द सम कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर आफ्टर द प्रोसीजर्स एंड द लास्ट वन दैट इज द ट्रेकियोमैलेशिया। ट्रेकियोमैलेशिया मींस ट्रेकिया है, उसका वीकनेस उसमें आ गई है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर दिया उसने, उसे हम कहेंगे ट्रेकियोमैलेशिया। ओके, सो दीज कुड बी द कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि अपने जो बचे हुए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू द ट्रेकियोस्टोमी। ओके, सो below are the way that can help patient on tracheostomy tube to speak accept. ओके, सो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से तरीके हैं,
जिनसे कि पेशेंट कैन स्पीक आफ्टर द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, पेशेंट बोल सकता है। याद रखिएगा एक्सेप्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वह कौन से तरीके हैं जिसको छोड़ के उसमें पेशेंट बाकी में बोल सकता है। ओके, सो यूज फेनिस्ट्रेटिंग ट्यूब। यस, अगर फेनिस्ट्रेटिंग ट्यूब है तो पेशेंट बोल सकता है। देन इन्फ्लेट द कप, डिफ्लेट द कप और क्लोज द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ओपनिंग। इसमें चारों में सोचना है, थोड़ा सा क्वेश्चन करने की टेक्निक को इंप्रूव करना है। तो पेशेंट कब बोल पाएगा? अगर पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को क्लोज करेगा तो उसके बाद बोल पाएगा। यस, ऑब्वियसली बोल पाएगा। पेशेंट अगर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के ऊपर अपना हाथ रख देगा या फिर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की कैप आती है वो लगा देगा ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो वो बोल पाएगा। पेशेंट जनरली ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के आगे हाथ रख के बोलते हैं। ओके, देन द डिफ्लेट द कप, अगर कप को डिफ्लेट करेंगे, ऑब्वियसली कप मैंने आपको पहले ही बताया था, कप अगर पेशेंट के लगा हुआ है। ओके, अगर इस कप को थोड़ा सा डिफ्लेट कर देंगे तो इस कप के क्या होगा? कप के वहां से एयर पास होगी और एयर पास होगी यहां से, अगर कप के डिफ्लेट होने से यहां से ऊपर से एयर पास होगी तो पेशेंट ऑब्वियसली बोल पाएगा। ओके, सो अगर पर्सन कि डिफ्लेट होगा कप तो भी बोल पाएगा। देन इन्फ्लेट द कप, ऑब्वियसली इन्फ्लेट करने से नहीं बोल पाएगा। इन्फ्लेट करने से कैसे बोल पाएगा? इन्फ्लेट करने से नहीं बोल पाएगा, ऑब्वियसली पेशेंट को एयर पास नहीं हो पाएगी। इन्फ्लेट यहां से अगर इन्फ्लेट कर देगा पेशेंट और कप को टाइट कर देगा तो उसके बाद एयर पास नहीं होगी, तो द ऑप्शन विल गो ऑन द इन्फ्लेट द कप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। सो द आंसर विल बी द सी, इन्फ्लेट द कप। अगर पेशेंट कप को इन्फ्लेट करेगा तो उसके बाद नहीं बोल पाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यही पूछ रहा था कि व्हाट इज द वे दैट कैन हेल्प द पेशेंट ऑन द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब टू स्पीक एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट पूछ रहा था, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेट द कप करने से पेशेंट नहीं बोल पाएगा। ठीक है, देन द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। What is the best nursing intervention you need to perform when you notice that the tracheostomy site of your patient has yellowish discharge? Okay, बताइए आप क्या हो सकता है पेशेंट के ट्रेकेस्टोमी साइट के वहां से अगर येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है तो क्या सस्पेक्ट करेंगे और क्या अपन इंटरवेंशन लेंगे? So the option A is the practice standard precaution and perform tracheostomy care. Option B is discard the dressing with the discharges. Practice standard precaution, perform tracheostomy care and report the sign of the infection. Okay, so क्या लग रहा है आपको? क्या आंसर हो सकता है? So obviously the answer will goes to the sign of infection. क्यों? येलोइश डिस्चार्ज अगर आता है ट्रेकेस्टोमी के आसपास तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है। परफॉर्म ट्रेकेस्टोमी केयर करेंगे क्योंकि डिस्चार्ज आ रहा है पेशेंट के आसपास से, तो ट्रेकेस्टोमी केयर करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। देन द रिपोर्ट द साइन ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट को येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, पेशेंट को इन्फेक्शन है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इनमें इतना ही टेंशन लगा के इन क्वेश्चंस को करेंगे जिसके कारण आप से जो ट्रेकेस्टोमी से रिलेटेड आपकी जो डाउट्स है क्वेश्चन है वो अच्छे से आप डील कर पाए। ए ट्रेकेस्टोमी ट्यूब inserted in a patient who is in respiratory distress as a result of the pneumonia. The family asks why the tube is inserted. What should the nurse include when explaining to the patient and the family? The purpose of the tracheostomy tube is to पेशेंट को क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम में आपके पास करीब करीब 40 से 45 सेकंड होती है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। इन सम एग्जाम 1 मिनट भी होती है। आराम से 40 सेकंड में क्वेश्चन के बारे में सोच के आंसर दिया जा सकता है। आराम से सोचिए, दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आने लायक बेहतरीन क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द डिक्रीज द क्लाइंट एंजाइटी बाय इंक्रीज द साइज ऑफ द एयरवे। पेशेंट की पहले क्वेश्चन को समझिए। पेशेंट की ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, पेशेंट की फैमिली मेंबर पूछ रहे हैं कि इनको ये क्यों लगाई है, इसका क्या पर्पस है। तो पेशेंट को तो निमोनिया था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थी, उसकी वजह से ट्यूब लगाई है। तो पेशेंट कि अटेंडर पूछ रहे हैं कि इनको निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था तो ये क्यों लगाई है ट्यूब, तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि इस ट्यूब का क्या रोल होता है। तो इस ट्यूब का रोल कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है? सो द ऑप्शन बी इज द प्रोवाइड इंक्रीज सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन देयर बाय द प्रिवेंट द फर्दर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सेकेंड ऑप्शन थोड़ा घूम के दे रहा है पर ऑब्वियसली सही आंसर नहीं जाएगा क्योंकि इस बोल रहा है कि ये इंक्रीज करेगा सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन को, देयर बाय द प्रिवेंट फर्दर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सेकेंड ऑप्शन बोलना चाह रहा है, ऑब्वियसली आप सेकेंड में कंफ्यूज हो रहे होंगे पर सेकेंड ऑप्शन ये बोलना चाह रहा है कि सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन बढ़ेगी,
इस ट्यूब से ब्रेन को ऑक्सीजन बढ़ेगी जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेस नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो उसके कारण से रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है। पेशेंट को निमोनिया है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। फैसिलिटेट नर्सिंग केयर सिंस ट्रिकियल ट्यूब्स हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स देन नेसोगेस्ट्रल ट्यूब्स, बिल्कुल नहीं। Then the last is the provide more control ventilation and ease removal of the secretions the client is unable to handle. Okay, so the main focus in this condition, respiratory distress, that would be the controlled ventilation. So more controlled ventilation patient को provide किया जा सके, patient को ज़्यादा ऑक्सीजन provide की जा सके, patient का ventilation अच्छा हो उसके लिए, और जो secretions है, जो निमोनिया के कारण जो सिक्रेशंस बढ़ रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए, ताकि पेशेंट को, जो पेशेंट हैंडल नहीं कर पा रहा है उनको रिमूव करने के लिए। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट इज अबाउट टू हैव एन ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म, विच एक्शन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्स बिफोर द प्रोसीजर इज डन। किसी एडल्ट को ट्रेकिस्टोमी होने वाली है, नर्स के लिए क्या हाईएस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सो ऑप्शन ए, एस्टैब्लिशिंग मीन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, ड्रॉइंग ब्लड फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड गैसेस। ऑप्शन सी, इंसल्टिंग एन इनड्वेलिंग कैथेटर एंड अटैचिंग इट टू द डिपेंडेंट ड्रेनेज, डूइंग ए सर्जिकल प्रिपरेशन ऑफ द नेक एंड द अपर चेस्ट वॉल। ओके, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछिए तो सीधी सी बात है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड गैसेस का नहीं भेजेंगे, ये हाईएस्ट में नहीं आएगा। देन बात करेंगे कि इनवेलिंग कैथेटर से रिलेटेड कोई इसमें ट्रेकिस्टोमी से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो कैथेटर और डिपेंडेंट ड्रेनेज का ऐसा कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पर। देन डूइंग एन सर्जिकल फॉर द सर्जिकल प्रिपरेशन होगी, लेकिन इससे हाईएस्ट प्रिपरेशन एस्टैब्लिशिंग मीन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन रहेगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछिए और प्रायोरिटी वाइज एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, एस्टैब्लिशिंग मीन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि सर्जिकल प्रिपरेशन से ज्यादा जरूरी है पेशेंट को बताना कि ऑपरेशन के बाद आप कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश कर पाओगे, आपके ट्रेकिस्टोमी के बाद आपको बातचीत कैसे करनी है, आपको अपना मैसेज कन्वे कैसे करना है, आप अगर बोलना भी चाहो तो कैसे बोल पाओगे, या फिर आपको किन टेक्निक्स का यूज करना है। सो द ऑप्शन ए विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum diameter of the suction catheter you will use to perform the tracheostomy suctioning? tracheostomy suctioning के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना डायमीटर यूज किया जा सकता है? मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है ये। मैक्सिमम 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्रेकिया, 1 to 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, नो लॉन्गर देन हाफ डायमीटर ऑफ आर्टिफिशियल एयरवे टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द एटेलेक्सासिस। ओके, यस, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लगने की बाद में जो डायमीटर मैक्सिमम यूज किया जा सकता है सक्शन कैथेटर का, दैट इज द हाफ डायमीटर ऑफ द आर्टिफिशियल एयरवे। जो आर्टिफिशियल एयरवे लगा हुआ है उसका डायमीटर का हाफ डायमीटर होना चाहिए सक्शन कैथेटर का, जिससे कि लंग्स कोलैप्स ना हो। ओके, इससे ज्यादा करेंगे तो लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू एंड आफ्टर performing tracheostomy care to a client we are doing what with the oxygen? पेशेंट के ट्रेकियोस्टोमी केयर करने से पहले ट्रेकियोस्टोमी केयर के इंक्लूड में हो जाएगा सक्शनिंग, ट्रोमा केयर, सॉरी स्टोमा केयर, सक्शनिंग सारा आ जाएगा उसमें। उससे पहले और बिफोर और आफ्टर क्या करेंगे पेशेंट के साथ? नेबुलाइजेशन करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेशन करेंगे। तो सक्शनिंग तो ट्रेकियोस्टोमी केयर के अंदर ही आ जाएगी, केयर के अंदर ड्रेसिंग करनी, स्टोमा केयर, सक्शनिंग आ जाएगी। नहीं, बिफोर और आफ्टर सक्शनिंग नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ पूछ रहा है, व्हाट विद द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ऑप्शन में दो रह गए, नेबुलाइजेशन या फिर हाइपर ऑक्सीजनेशन। नेबुलाइजेशन नहीं करते हैं, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ। 100% ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करेंगे फॉर द टाइम ऑफ द 2 minutes, for the time of the 2 minutes. Okay, I hope you are understanding. 2 मिनट तक पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करेंगे 100% ऑक्सीजन के साथ
ट्रेकेस्टोमी से पहले और ट्रेकेस्टोमी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेकेस्टोमी का प्रेशर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में लास्ट में कि कब प्रेशर कितना होता है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का। बहुत एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार आता है। सो द आंसर विल द वन लाइनर एंड उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 20 to 25 mm of Hg। ओके, किससे चेक करते हैं? हैंड होल्डेड मैनोमीटर से करते हैं। मैनोमीटर ओके, मैनोमीटर से करते हैं। कितने इंटरवल में करते हैं? 8 हवाली करते हैं। हर 8 हवाली देखेंगे, 8 हवाली करेंगे। हर 8 घंटे के अंतराल में मैनोमीटर से ट्रेकेस्टोमी कब प्रेशर चेक करेंगे? 20 से 25 mm of Hg होना चाहिए। गॉट इट? क्लियर इट? Okay, next question. While changing the taps on the tracheostomy tube, the client's cup and the tube is dislodged. Which is the initial nursing action? Okay, so tracheostomy tube की केयर कर रहे हो, अब चेंज कर रहे हो टैप को, क्लाइंट्स कप कर रहा है और ट्यूब डिसलॉज हो गई है, क्या करोगे? इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? Call a respiratory therapist to reinsert the tracheostomy. Second option is the cover the tracheostomy side with a sterile dressing. Third option is the call the physician to reinsert the tracheostomy tube. Last one is the grasp the retention suture to spread the opening. Okay, so क्या करेंगे? So obviously यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहला नर्सिंग इंटरवेंशन इनिशियल क्या होगा। किसी की ट्यूब डिसलॉज हो गई है तो सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहला जो होगा वह किसी फिजिशियन को बुलाना या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को बुलाना बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रेकेस्टोमी साइड को कवर नहीं करेंगे, डिसलॉज हो गई है, टैपिंग डाल रहे थे तो अपन करेंगे उस जो सूचर्स है उनको ग्रैप्स करेंगे और जो उसकी ओपनिंग है उसको स्प्रेड करेंगे ताकि पेशेंट का वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। ओके, सो पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर से बचाने के लिए, पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिप्राइव को बचाने के लिए, डिप्रेशन से बचाने के लिए, रेस्पिरेटरी डिप्राइव होने से बचने के लिए अपन यहाँ पर ग्रैप्स द रिटेंशन सूचर करेंगे टू स्प्रेड द ओपनिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अगर कोई ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ब्लॉक है तो बेस्ट किससे रिकॉग्नाइज होगी? सो ब्लैक tracheostomy tube will be recognized by the observing a desaturation on the oxygen monitor, being unable to feel the air being exhaled through the tracheostomy tube, hearing abnormal sounds coming from the child, inability to pass the suction catheter to the correct depth. Okay, so बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली 100 में से 95 कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। अगर आपको खुद पे इतना यकीन है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी दे दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा और विद लॉजिकल बताऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक ट्रेकेस्टोमी ट्यूब किससे रिकॉग्नाइज होगी बेस्ट? ओके, बेस्ट किससे रिकॉग्नाइज होगी? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। बहुतों ने इसका ऑप्शन ए लगा भी दिया होगा कि ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ब्लॉक है, इसका मतलब पेशेंट को डिसैचुरेशन हो रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है। मुझे पता है और यही गलती करते हैं क्योंकि अपना जो क्वार्ट रहेगा वो सिलेक्शन की तैयारी सेलेक्टर्स के साथ, तो यही गलती होगी सारे स्टूडेंट से। क्योंकि अगर पेशेंट का जो सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ही ब्लॉक हो, और भी कोई रीजन हो सकता है। ठीक है, हर पेशेंट का जिसका सैचुरेशन डाउन होता है उसका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ही ब्लॉक है, ये जरूरी नहीं होता है। तो इसमें आंसर में जाएगा डी ऑप्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या पूछा है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ब्लॉक है, ये कंफर्म किससे होगा? इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, कंफर्म किससे होगा? तो कंफर्म तो इसी से होगा कि आप सक्शन करने के लिए सक्शन कैथेटर डाल रहे हो और वो जा ही नहीं रही है, उसको जितनी जानी चाहिए थी, उसकी जो करेक्ट डेप्थ है वहां तक जा ही नहीं रही है। करेक्ट डेप्थ क्या होती है? जो कार्निया होता है आपका जो लंग्स का, उससे 1 रिंग ऊपर तक, 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर तक, यहां तक आपका जो रिंग जानी होती है, जो सक्शन कैथेटर जानी होती है, सक्शन कैथेटर के वहां तक अगर जा ही नहीं पा रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ब्लॉक है। ओके, सो आई होप इसका आंसर आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द ट्रेकेस्टोमा साइड बी क्लीन्ड विथ? ट्रेकेस्टोमा की जो साइड है, ट्रेकेस्टोमी की जो साइड है वो स्टोमा वाली, उसको
किन से क्लीन करनी चाहिए? पोविडिन आयोडीन, क्लोरहेक्सिडिन, 9% सलाइन या फिर एंटी माइक्रोबियल हैंड वॉश? जी बिल्कुल नहीं, हैंड वॉश से तो क्यों करेंगे। फिर पोविडिन आयोडीन से नहीं करते हैं, ड्राई जो वेटनेस रहेगा इससे। क्लोरहेक्सिडिन से नहीं करते हैं। ऑप्शन इज सी 0.9% नॉर्मल सलाइन। इसकी जगह पे अगर H2O2 होता वह भी सही होता, H2O2। अगर इसकी जगह पे H2O2 होता वह भी सही होता। अगर इसकी जगह पे अगर इसकी जगह पे H2O2 होता सही जाता। अगर इसकी जगह पे नॉर्मल सलाइन H2O2, इसकी जगह पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट होता वह भी सही जाता। याद रखिएगा स्टोमा केयर इन सब से हो सकती है। ओके, सो द ट्रेकियोस्टोमी, स्टोमा जो लगा हुआ है वह इन सब से क्लीन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट when the suctioning a patient, what is the maximum amount of the time to allowed for it? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, नो लिमिट। बिल्कुल गलत। नो लिमिट कैसे होगा? सक्शन करते ही रहोगे क्या पूरी जिंदगी? 30 सेकेंड्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। 30 सेकेंड्स आप खुद का नाक बंद करके रखिए, आप नहीं होल्ड कर पाओगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था 5 to 10 सेकेंड। बेस्ट आंसर जाएगा 10 सेकेंड। अगर रेंज पूछते तो 5 to 10 सेकेंड होती इसकी रेंज। ओके, नॉट मोर देन 10 सेकेंड इन एनी सर्कमस्टेंसेज। किसी भी सर्कमस्टेंसेज में हम पे हेल्थ केयर वर्कर को 10 सेकेंड से आगे सक्शनिंग करने का परमिट ही नहीं करते। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड आई होप आपको वह सारी चीजें नहीं मिली होगी जो आपने पहले कभी इन चीजों को एक्सप्लोर ना किया हो, उन चीजों के बारे में आपने ना देखा हो। तो वेलकम अगेन टू द जेपी नर्सिंग गाइडर। और अपन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डील किया है, ट्रेकियोस्टोमी। आगे भी अपन ऐसे ही आईसीयू, ओटी से रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करेंगे। आई होप गुड लक, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच।